अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी अलामात पर रोशनी डालने वाले हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को हैं और आपको वजह नहीं पता कि मेन इन अलामात की रीज़न क्या है। थके रहना, थकावट का शिकार रहना और बहुत ज़्यादा बेचैन रहना। फिर इसके बाद कुछ लोगों को बड़े वाज़ेह तौर पर सिम्टम्स क्या रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं कि उनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप परेशान हो जाते हैं कि आप तो इतना खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो ये वेट इतना तेज़ी से गेन क्यों हो रहा है। कुछ लोगों का वेट बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, कोई भी रीज़न नहीं होती, आपको समझ भी नहीं आ रही होती, आपकी डाइट भी बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि आपको वेट गिरने के साथ साथ हड्डियों में दर्द रहना, हाथों पाँव का कांपना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, ये सिम्टम्स वाज़ेह होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अक्सर लोग जो हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको फ़ौरी तौर पर मुआलिज से रब्ता करना पड़ता है। कुछ इनिशियल टेस्ट जब बताए जाते हैं तो उनमें पता चलता है कि थायराइड हार्मोन्स जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है। अब ये थायराइड ग्लैंड है क्या, ये करता क्या है, हमारे जिस्म में इसका किरदार क्या है, और ये अपसेट जब होते हैं तो किस तरह से, किस शक्ल में रूनुमा होते हैं, और इनसे मसाइल क्या क्या हो सकते हैं। टाइमली दो तरह का थायराइड होता है, एक हाइपो कहा जाता है, एक हाइपर कहा जाता है। तो दोनों की डिफरेंट सूरतें होती हैं, दोनों पे आज रोशनी डालेंगे। इसमें क्या कोई जीन्स का रोल होता है, जेनेटिक अगर पेरेंट्स में है तो आप में भी आएगा, लड़कों में, लड़कियों में, ख़वातीन में। मैं तो बहुत ज़्यादा यंग एज में बच्चियों में भी देख रही हूँ थायराइड हो रहा है। सो इसकी रीज़न क्या है, वजूहात क्या हैं इसके बढ़ने की, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। जी, हमारे साथ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया अपने प्रोग्राम में। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा थायराइड ग्लैंड है क्या? बेसिकली हमारा जो जिस्म है वो दो किस्म के निज़ाम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये जो हम बैठे यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं तो हमारा हार्ट अपने हिसाब से चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, ये सारे जो हमारे मैकेनिज़्म चल रहे होते हैं, आज़मा भी हो रहा है, ये सारा कुछ जो है ये दो निज़ाम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक नर्वस सिस्टम जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और एक निज़ाम होता है जो एंडोकाइंस का है। जो एंडोकाइन में आपके कुछ हदूद होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं। मसलन थायराइड भी उनमें से एक हदूद है, पेंक्रियाज भी एक हदूद है। अगर पेंक्रियाज काम नहीं करता तो इसका मतलब है इंसुलिन नहीं बनेगी, इसका मतलब है डायबिटीज़ हो जाएगी। इधर से थायराइड जो ग्लैंड है या थायराइड का जो हदूद है, इसके दो लोब्स होते हैं, एक दरमियान में एक थायराइड इस्थमस होता है। ये सारा मिलके कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जो हमारे जिस्म की एनर्जी से लिंक्ड है। अच्छा, अगर आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे तो आप एनर्जेटिक होंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, और कम होंगे तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। अच्छा, ये जो हमें अपने इर्द गिर्द बहुत एनर्जेटिक लोग नजर आते हैं, इनके हार्मोन बड़े एनर्जेटिक जो लोग हैं इनमें हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है। अच्छा, और इसी तरह जो सुस्त फिरे होते हैं और जो काम करने को दिल नहीं चाहता, हो सकता है उनको हाइपोथायराइडिज्म हो। सो थायराइड हार्मोन्स हमारे वाइटल हार्मोन्स हैं जिन्होंने हमारी एनर्जी को मेंटेन करना है, ओके, जिन्होंने हमारी डेली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, जिसको हम कहते हैं ना बेजल मेटाबॉलिक रेट। सारा मेटाबॉलिक रेट इस पे डिपेंड करता है थायराइड हार्मोन के ऊपर। ओके, ये बात। सो ये क्या कोई बीमारी है? अगर आपके थायराइड ग्लैंड जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे तो क्या ये बीमारी की सूरत इख्तियार? थायराइड ग्लैंड की 3 किस्म की बीमारियां हैं जी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हाइपोथायराइडिज्म होगा, यानी उनका थायराइड हार्मोन अंडर एक्टिव है, आपके हार्मोन यहाँ से नहीं बन रहे, स्लो है। और कुछ ऐसे होंगे जो हाइपर है, जिनके हार्मोन ज़्यादा बनने शुरू हो गए, इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया। और तीसरे लोग जो यहाँ हमारे पास कॉमनली आते हैं पाकिस्तान में, वो है जिनको थायराइड निड्यूल होता है, या गिल्लड़ भी इसको कह सकते हैं अपनी ज़ुबान में। गिल्लड़ का मतलब है कि यहाँ पे सोजन हो जाना। तो वो जो मरीज़ हैं वो एक सेपरेट एंटिटी है, जिनको सिर्फ गिल्लड़ है लेकिन उनके हार्मोन के फंक्शन ठीक है। तो ये भी एक तीसरी प्रॉब्लम हो गई। अब ऐसे तमाम अफराद जिनका वज़न बढ़ रहा है लेकिन खाना पीना नॉर्मल है जी, सुस्त रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, उनका हार्ट रेट स्लो रहता है, ये सारे अफराद हाइपोथायराइड नामी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसका मतलब इनके थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है। अब एक दूसरा मरीज़ ले लेते हैं, उसको यहाँ हम सारे बैठे हैं, कंफर्टेबल टेम्परेचर है, उस मरीज़ को यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही होगी, हार्ट फीलिंग आ रही होगी। ये पेशेंट जिसका, और इसका हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा, खाना पीना ज़्यादा है लेकिन वज़न कम हो रहा है,
यानी खाना पीना ज़्यादा है ठीक है और वज़न फिर भी कम हो रहा है। ये ऐसे अफराद हैं जिनको हाइपर थायराइड हो सकते हैं, हाइपर थायराइडिज्म की बीमारी है। सो ये दो किस्म की बीमारियाँ हैं जो केमिकली इफ़ेक्ट करती है थायराइड। होता क्यों है डॉक्टर साहब ये? हाँ, होता क्यों है? एक बीमारियों का सब सेट ऑफ बीमारियाँ हैं जिनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून। यानी ऑटो इम्यून का मतलब होता है आपका अपना दिफाई सिस्टम आपके खिलाफ काम करना शुरू हो गया है। ओके। आपके जिस्म में एंटीबॉडीज बन गई हैं। ऐसी एंटीबॉडीज जो थायराइड को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं और उसे अंडर एक्टिव कर सकती हैं। ऐसी एंटीबॉडीज को हम एंटी टीपीओ भी कहते हैं। ओके। और ऐसे भी हो सकता है कि रिसेप्टर एंटीबॉडीज बन जाए, TRAB उनको कहते हैं। वो एंटीबॉडीज आपके ग्लैंड को ओवर एक्टिव कर सकती है और ये मरूसी भी हो सकता है। अच्छा, यानी वालिदैन में है तो हाँ, आप में भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एंटीबॉडीज वो ट्रेवल करती आ रही फैमिलीज के अंदर, ये 67 to 80% ये मरूसी होता है। और उसके बाद कुछ और अदर काजेज होती हैं जो इन्फेक्शंस हो सकती हैं। इन्फेक्शंस के अंदर भी हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। और कई और ऐसे जो ये जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं, कुछ और लिंक डिजीज़ेज़ हैं बाकी, उनके साथ थायराइड इफेक्ट हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है? अच्छा, अब प्रेगनेंसी में हम आमतौर पे ऐसे होता है कि मरीज़ पहले से हाइपोथायराइड का शिकार है, थायराइड की प्रॉब्लम है और उसको प्रेगनेंसी हो गई। और प्रेगनेंसी में जो सबसे बड़ी एहतियात होती है वो ये होती है कि आपने फर्स्ट डे पे जाके अपनी डोज एडजस्ट करानी होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, फीमेल्स गलती करती हैं कि थायराइड की मेडिसिन ले रही थी, थायरॉक्सिन ले रही, थायरॉक्सिन कॉमन नेम है इसकी दवाई का, थायरॉक्सिन ले रही थी, जो ही प्रेगनेंसी हुई तो उन्होंने दवाई बंद कर दी। नतीजा उसका ये निकलेगा मिसकैरेज हो जाएगा। हालांकि ना सिर्फ दवाई जारी रखनी है प्रेगनेंसी में, बल्कि उसकी डोज को 25% बढ़ाना है और अपने डॉक्टर के मशवरे से। ठीक है। सो इसकी ज़रूरत होती है डोज की। इसी तरह से प्रेगनेंसी के अंदर भी कई दफ़ा डायग्नोज हो सकता है और जब भी ये डायग्नोज होगा ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है अगर हम इसको वेल इन टाइम ट्रीट नहीं करते। ओके। तो प्रेगनेंसी में इसका ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब इसके लिए कोई एज है कि इस एज में, क्योंकि मैं तो बहुत यंग बच्चियों में भी देख रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। ये ऑटोइम्यून डिजीज सारी यंग एज में होती हैं, 20, 30, 40 ये सारी इस एज ग्रुप में आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। और इसी तरह से आपके जो बच्चे हैं जिनका कद नहीं बढ़ रहा, जिनकी नशोनुमा सही नहीं हो रही, जिनके मेंसेस पीरियड अभी शुरू नहीं हुए टाइम पे, ये सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर स्क्रीनिंग होनी चाहिए थायराइड डिजीज की। सही। और थायराइड इसमें कॉमन फैक्टर होता है उसकी बीमारी। किस एज में अगर बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही तो पेरेंट्स को कम से कम उनका थायराइड का टेस्ट तो लाजमी कराना है, कोई और कराए ना इस कराए? तरह होता है कि हम बच्चे की हाइट को ना मेजर कर, जब चिल्ड्रन के जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको जा रहे होते हैं ना, हाइट मेजरमेंट हो रही होती है। तो जहाँ पे भी हाइट स्लो हो रही होती है वहाँ पे थायराइड का टेस्ट जरूरी होता है। वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊँ कि इंटरनेशनल लेवल पे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 1-2 हफ्ते के अंदर उसकी थायराइड की स्क्रीनिंग की जाती है। अच्छा, ये स्क्रीनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बच्चे की स्क्रीनिंग नहीं करेंगे उस वक्त उस बच्चे का ब्रेन डेवलप होना सारा, तो अगर उसको हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत हाल में उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा और वो हाइपोथायराइड का शिकार होगा बर्थ से। अच्छा। और ऐसे बच्चे की अगर डायग्नोज ना हो तो डेथ हो सकती है। अल्लाह रहम करे। सो थायराइड की स्क्रीनिंग नियोनेट्स में भी डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो रिवायत ही नहीं है कि बच्चों की आप ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आपने इतना अहम नुक्ता उठा दिया, बल्कि आपने तो खौफजदा भी कर दिया कि ये तो बहुत लाजमो मलजूम है। तो हमारे यहाँ ट्रेंड क्यों नहीं है ये टेस्ट? ऐसी फैमिलीज से मिल चुका हूँ जिनके बच्चों की डेथ हो गई लेकिन उनको डायग्नोज नहीं हो सका था। ओहो। और बाद में फिर किसी ने उनको बताया होगा कि डेफिनेटली ये थायराइड का प्रॉब्लम था। इतनी एज के बच्चों में कोई सिम्टम नजर आ रहा होता है? ऐसे बच्चे ओवरवेट होते हैं, उनकी टंग का साइज ज़्यादा होता है ज़ुबान का, और फिर उनकी क्राई डिफरेंट होती है, होर्स क्राई होती है। अच्छा। जैसे गला बैठा होता है ना, जैसे क्राई होती है, तो उनकी होर्स क्राई होती है। तो ऐसे बच्चों को फौरी आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनका थायराइड स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो ये जी लाजमी तौर पर 3-4 अलामात छोटे बच्चों में आप ये देख लें और फिर फौरी तौर पर उनकी थायराइड की स्क्रीनिंग करानी काबिल इलाज है डॉक्टर साहब बच्चों में? हाँ जी, बिल्कुल काबिल इलाज है। अच्छा, अगर आप उसको वैलेंटाइन डायग्नोज कर लेते हैं तो ये इसकी ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल है। आपने वेट बेस्ड उसकी डोज देनी होती है और दुनिया जान में एक ही ट्रीटमेंट है हाइपोथायराइड की, वो है थायरॉक्सिन नामी केमिकल। यानी जो केमिकल अंदर नहीं बन रहा वो आपने रिप्लेस कर देना है। ओके, सिंपल। उसको आपने ऑल्टरनेट तरीके से दे देना है। अब दोनों थायराइड की जो आपने किस्में बताई डायग्नोज हो गई जब, तो क्या मरीज सारी जिंदगी इन्हीं के साथ रहेगा? इसमें हम 2 कैटेगरीज बना लेते हैं।
एक वो लोग जो हाइपोथायराइड हैं, जिनके अंदर एंटीबॉडी भी हैं और थायराइड की बीमारी का शिकार हो गए हैं, और हाइपोथायराइड है यानी वो लोग हैं जो ओवरवेट हो रहे हैं, जो सुस्तुल वजूदी का शिकार हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं और हाइपोथायराइड है। ऐसे मरीजों की जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलनी है। अच्छा। उन्होंने अपनी टैबलेट सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले लेनी है। अगर कभी एक दिन वो डोज मिस कर दें तो अगले दिन दो डोजेस खा लें। अच्छा। लेकिन खाएं ज़रूर। ठीक है। ये तो हो गए हाइपोथायराइड। अब इसकी ऑपोजिट वो लोग हैं जो हाइपर थायराइड है, जिनके अंदर ओवर एक्टिव ग्लैंड हो गया है, ओवर प्रोड्यूस कर रहे, ओवर एनर्जी है उनके अंदर, और वो भी अल्टीमेटली जब ओवर एनर्जेटिक होते हैं तो फटीग्ड हो जाते हैं। तो अब वो जो मरीज़ हैं वो 2-3 कैटेगरीज के होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कैटेगरी है उसको हम ग्रेव डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें आंखें बाहर को आ जाती हैं। अच्छा। आपने कुछ पेशेंट देखे होंगे उनकी आंखें बाहर को आ जाती हैं, इसको हम ग्रेव डिजीज़ कहते हैं। इनका इलाज आम तौर पे 2 साल तक होता है, 1.5 या 2 साल, और फिर मोस्टली ये ठीक हो जाते हैं। अगर ठीक ना हो तो हम इनको रेडियो एक्टिव आयोडीन नामी एक केमिकल वो पिला देते हैं, उससे ये फिर रिवर्स हो जाता है, हाइपो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरे ऐसे होते हैं जिनको यहाँ कोई एक न्यूड्यूल होता है, इनको भी हम आयोडीन पिला देते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ बनी हुई हैं और सारा गल्लड़ बना हुआ है और इसको पूरी नेक को कवर किया हुआ है। ऐसे मरीजों की किसी स्टेज पे सर्जरी भी की जा सकती है, तो ये फिर रिकवर हो जाती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से है। इंटरेस्टिंगली मैं एक और कंडीशन बताना चाहूँगा, यहाँ पे अक्सर लोगों को डॉक्टर साहब माजरत, अगर हम ब्रेक ले लें तो फिर हम ये कंडीशन डिस्कस करते हैं। जी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर साहब आप किसी तीसरी कंडीशन। मैं ये कंडीशन बताना चाह रहा था कि कुछ लोगों को वायरल इन्फेक्शन होती है, गले में दर्द होता है, बुखार होता है। अच्छा, बहुत सारे सोर थ्रोट जो हैं वो सोर थ्रोट असल में नहीं होते। लोग ENT के पास जाते हैं, अपना गला चेक करवाते हैं, ठीक नहीं होता दवाइयों के साथ। अच्छा, ऐसे मरीजों में थायराइड फंक्शन खराब हो सकता है, इसको हम कहते हैं वायरल थायराइडाइटिस। ओके। यानी वायरल इन्फेक्शन है जो थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करती है। तो आप जानती हैं, आप जहाँ प्रोग्राम करती रहती हैं डेंगू के ऊपर, कोविड के ऊपर, तो आप पता वायरल इन्फेक्शन में हमने कुछ नहीं करना होता। ठीक है। उसको टाइम देते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो थायराइड में भी जब वायरल थायराइडाइटिस हो तो उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, उसके इसमें परेशान होने की जरूरत उसके सिम्टम्स का इलाज करते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गई। सिमिलरली कुछ है इसी तरह से प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीनों में थायराइड फंक्शन खराब हो सकते हैं। ऐसे में आप एक्सपर्ट को मिलें, ठीक है, उसे डिस्कस करें। ज़रूरी नहीं है कि उसका इलाज किया जाए, ठीक है, उसने भी 16 हफ्ते पे जाके ठीक हो जाना। ठीक है, ये बात, यानी उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए मेरे ख्याल से आपका मुस्तनद डॉक्टर का होना, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना, मतलब अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले गए जो प्रॉपर तौर पर हार्मोन स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वो आपको मेडिसिन स्टार्ट करा देगा। अगर आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो डॉक्टर साहब नुकसानदेह? हाँ जी, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान भी है। नुकसान बच्चे पे खास तौर पे इफेक्ट्स आ सकते हैं। सही सही। सो दोनों सूरतों में अगर आप टाइमली मेडिसिन नहीं लेते, हाइपो और हाइपर, हाँ जी, तो दोनों सूरतों में प्रॉब्लम हो सकती है ना। देखिए हम कहते हैं ओहो मसरूफ ज़िंदगी थी, हम यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, दवाई खाना भूल गए। अगर आप 2-3 दिन मुसलसल स्किप करते जा रहे हैं दवाई, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब हाइपोथायराइड वाला पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट नहीं लेता तो इसका मतलब है कि उसका TSH दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म वर्स हो जाएगा। और ऐसे मरीजों को एक हम कहते हैं मिक्स एडिमा कोमा टाइप होता है, यानी वो कोमा में भी जा सकते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, कहते हैं कानों में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, हाँ जी बिल्कुल, सर में दर्द होना शुरू हो जाती है, आप सर नहीं उठा पाते हैं। कुछ लोग तो इसको रिलेट कर देते हैं कि भाई किसी ने जादू कर दिया इसके ऊपर, ये उठ नहीं पा रहा, बेड से आप उठ नहीं सकते। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, तो कंडीशन ये भी हो सकती है। तो हाइपोथायराइडिज्म को बहुत ज़रूरी है ट्रीट करना, वरना ये लोग चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी और कन्फ्यूजन और मेंटल इनके अंदर फटीग और फिर जॉब प्लेस में इंटरेस्ट ना लेना, आपका जो रूटीन वर्क है उसमें इंटरेस्ट ना लेना, ये सारी से इनमें फटीग, पट्ठों में दर्द, हार्ट बीट स्लो हो जाना, हार्ट की झिल्ली के इर्द पानी आ जाना, जिसको हम पेरिकार्डियल कहते हैं। तो ये जो हाइपोथायराइड, इसी तरह किडनी के ऊपर इसके बैड इफेक्ट्स हैं। अगर आप थायराइड हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करते तो किडनी का फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है। बेसिकली सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप थायराइड की आपको प्रॉपर अंदर हार्मोन नहीं बन रहे और आप रिप्लेस भी नहीं कर रहे। सो इनका रिप्लेस करना बड़ा ज़रूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मरीज़ लॉन्ग टर्म तक अपनी दवाई नहीं लेता लॉन्ग अरसे के लिए,
तो आपके इमरजेंसी में आके लैंड करे और वो कोमा में हो। ओहो। अब कोमा में होगा तो उसका डायग्नोसिस कितना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है इमीडिएटली तो TSH या थायराइड हार्मोन नहीं टेस्ट होने। नहीं आप करा सकते। दूसरा इमीडिएट हर डॉक्टर ने सोचना भी नहीं है। हमारे वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं, बेसिक लेवल्स के डॉक्टर्स होते हैं, हो सकता है वो इस कंडीशन को सोचे ही ना, जी। तो अनडायग्नोज कोमा चला जाए और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो मेडिसिन है बहुत सिंपल है, उसको नाश्ते से पहले लेना होता है, उसको एक गोली आपने खानी है। ये जो कहते हैं टॉन्सिल्स हैं, ये कोई डिफरेंट चीज़ है कि इनसे मिलसे जुलते हैं? मैं वही आपसे जस्ट रोशनी डालना चाह रही हूँ कि इससे डिफरेंट है। आप देखें ये थायराइड ग्लैंड सामने पड़ा हुआ है, दरमियान में एक दीवार है और फिर पीछे गला पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको आप टॉन्सिल्स कहते हैं। तो वो पीछे पड़े, वो सेपरेट चीज़ है। ओके। टॉन्सिल्स और गले की खराबी ENT का डोमेन है, ठीक है, ईयर नोज थ्रोट, उनके डॉक्टर वो मैंने उसमें भी सुना ना कि बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो पा रही होती है, बच्चे की हाइट नहीं निकल रही होती। ट्रांसलाइटिस से भी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही होती कि कोई भी कंडीशन जो पुराने किस्म की बीमारी होगी, जो पुरानी होगी चलती जाएगी, तो वो बच्चे की ग्रोथ को इफेक्ट करेगी। जैसे सीलिएक डिजीज है जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, उसके अंदर भी बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट होती है। और सीलिएक थायराइड वाले मरीजों में भी कॉमन होती है। ओके। ये सीलिएक वाले मरीज को थायराइड होना हो सकता है और थायराइड वाले मरीज को सीलिएक भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, क्या थायराइड के जो पेशेंट हैं उनके गला खराब होने के चांसेस आम मरीजों से ज़्यादा, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो ये थायराइड के पेशेंट क्या ज़्यादा उस पर ट्रिगर करते हैं कि उनको बहुत जल्दी इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं? मेरा नहीं ख्याल इनको आपस में रिलेट करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीज़ें। और अगर थायराइड के पेशेंट को इस तरह से गला ख़राब है, खांसी आ रही है, तो आम मरीज़ जो मेडिसिन हमारे जनरल फिजिशियन वो भी ले सकते, उसका उससे कोई रोल नहीं, या उस पर कोई असरअंदाज नहीं होती, उसके साथ भी आपको अपनी थायराइड की मेडिसिन कंटिन्यू करनी है? थायराइड की मेडिसिन इतनी सिंपल है कि आप उसकी कोई इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है, आप उसको अपनी ट्रीटमेंट अपनी तरतीब में बस लेते जाएं। ठीक है, ये बात एक ही उसका रूल। टेस्ट कब, और जिनको है पेशेंट ना मेडिसिन भी खा रहे हैं, 6-6 महीने लोग टेस्ट नहीं कराते, टेस्ट कब कब कराना बहुत ज़रूरी है? या जब कभी आपको सिम्टम्स कुछ चेंज होते नज़र आ रहे हो तब कराना ज़रूरी है, कि हर 2 माह बाद 3 माह बाद कराना ही कराना है? जब आपको हाइपोथायराइड डायग्नोज हो जाए तो आपको 6 हफ्ते बाद TSH करवाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो रफली 4 to 6 वीक्स उसमें भी है। ठीक है, वो तो मुसलसल करना पड़ेगा हाइपरथायराइड में तो। लेकिन जो हाइपो हैं वो अपनी जब थैराक्सन ले रहे हैं, जब उनकी डोज सेट हो गई है तो फिर उसके बाद वो 3 महीने बाद भी करा सकते हैं, कुछ लोग 6 महीने बाद भी करवाते हैं। तो 3 और 6 महीने बाद लाजमन TSH टेस्ट करवाना चाहिए जब आप थैराक्सन नामी टैबलेट्स ले रहे हैं तो। ठीक हो गया। ठीक है ना। और जो हाइपरथायराइड है उनका तो एक ड्यूरेशन होता है 2 साल का, 1.5 साल का, उसमें डॉक्टर उनको वैसे ही मंथली मॉनिटर कर रहे होते हैं। सही, यानी आपको अपने डॉक्टर से एक तो राब्ते में रहना है, मेडिसिन मुसलसल लेनी है, और दोनों सूरतों में आपको मेडिसिन स्किप नहीं करनी है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में फॉल कर रहे हैं। मेडिसिन का रोल ऐसे ही है कि जैसे आपके हार्मोन्स को उन्होंने बैलेंस करके रखना है। जहाँ कहीं पे आपने मेडिसिन रोकी, चाहे वो 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि अगर मेडिसिन 1 दिन के लिए स्किप हो गई है तो अगले दिन आप डबल डोज ले लें, तो ये नुकसानदेह हो सकता है। सो ये तमाम सिम्टम्स जो कि हमने डिस्कस की हैं, थकावट, फटीक, आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, बहुत ज़्यादा आप खाना जो है वो खाने के बावजूद भूख फील कर रहे हैं, लेथार्जिक रह रहे हैं, इन दोनों सूरतों में आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आपको लाजमी तौर पर अपना थायराइड हार्मोन का टेस्ट कराना ही कराना है, और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज भी बर वक्त स्टार्ट कराना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो थायराइड के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने खासी तफसीली उस पर रोशनी डाल दी। मेडिसिन का रोल हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए दोनों सूरतों में, हाइपर और हाइपोथायराइड में। अच्छा, अब दोनों सूरतों में डिफरेंट कंडीशन होती है। मैंने दोनों मरीज़ अपने इर्द गिर्द देखे हैं। मतलब एक में तो ये होता है ना कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहती है, आप सुस्ती का शिकार रहते हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ ये होता है कि जी आप लेथार्जिक रहते हैं, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन आपका वेट बुरी तरह से गिर रहा होता है। अब इन दोनों सूरतों में आपकी ग़िज़ा का रोल क्या है, उसकी अहमियत क्या है, आप अपनी ग़िज़ा से किस तरह से इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, आप खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट गिरता चला जा रहा है, आप खाते चले जा रहे हैं, और उसका भी फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। तो हमने अपनी डाइट को भी मैनेज करना है। ईशल साकिब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ईशल। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए।
थायराइड पे हमने खासी डिटेल में बात कर ली, वजूहात क्या हैं, इलामात क्या हैं। अब दोनों सूरतों में ना कंडीशन मरीज़ की जो होती है वो बड़ी अजीब सी हो जाती है, या वेट बहुत बढ़ जाता है या वेट बुरी तरह गिर जाता है। अब उसमें डाइट को कैसे हमने मैनेज करना है? अच्छा, बिल्कुल वेट लॉस और वेट गेन हो रहा होता है, उसके साथ और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो फेस कर रहे होते हैं पेशेंट्स। उसमें ये कि अगर वेट लॉस हो रहा होता है तो उसमें आप देखेंगे, या वेट गेन हो रहा होता है साइमल्टेनियसली, तो उसमें ये कि हेयर फॉल वाला एलिमेंट भी आ रहा होता है, उसके साथ ड्राई स्किन वाला एलिमेंट भी आ रहा होता है, भुरभुरापन का शिकार हो बिल्कुल। जाती और उसके हैं। अलावा फिजिकल अपीयरेंस आपकी चेंज हो जाती है, आईज आपकी ज़रा ड्रूपी सी हो जाती हैं। उसके अलावा आपका इनलार्ज ग्लैंड भी हो सकता है नेक का, तो वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। और फिर ये होता है कि एक कंडीशन में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है और दूसरी कंडीशन में बहुत ज़्यादा डायरिया रहने लग जाता है, जिसकी वजह से रैपिड वेट लॉस या वेट गेन हो रहा होता है। तो उन कंडीशंस में ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स हैं तो उनमें ज़ाहिर है बॉडी में आयोडीन कम है, तो उसमें आयोडीन बेस्ड चीज़ें हम ज़्यादा लेंगे। उसमें हमारी गवर्नमेंट ने और ओवरऑल सारे दुनिया में एक इंट्रोड्यूस करवाया गया था आयोडाइज्ड सॉल्ट। वो पर्टिकुलरली था ही इसलिए कि हमारी आयोडीन की डेफिशिएंसीज जो हैं वो ख़त्म हो, बिकॉज बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इस तरह की हैं जिनमें आयोडीन रिच सोर्सेज लोग नहीं अफोर्ड नहीं करते या फिर अवेलेबल नहीं होते, या कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं कि उनकी शेल्फ लाइफ नहीं इतनी प्रोलॉन्ग्ड होती। तो इस तरह की सिचुएशंस में क्या होता है कि आयोडीन रिच चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी होती हैं, जिसमें ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज़ आयोडाइज सॉल्ट बड़ा रेडिली अवेलेबल होता है, आप वो कंज्यूम करना स्टार्ट करें। लेकिन उसके साथ भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन ये हो जाती है कि आयोडाइज सॉल्ट लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं। उन्हें पता है कि हाइपोथायरॉयड के पेशेंट है और वो क्या करते हैं कि पानी के अंदर मिक्स करके आयोडाइज सॉल्ट कंज्यूम करने लग जाते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसीज कम होंगी। वेराज इस तरह नहीं करना, आपने एक ऑप्टिमम रेंज में लेना है, जितना नॉर्मली खाने में डलता है उतना ही आप सॉल्ट को, बस नॉर्मल टेबल सॉल्ट को रिप्लेस कर दें आयोडाइज सॉल्ट के साथ और आप वो कंज्यूम करें। उसके अलावा अगर फूड सोर्सेज की बात की जाए दोनों थायरॉइड्स में, तो एग्स बहुत एसेंशियल हैं, अंडे बहुत अच्छा सोर्स हैं, सेलेनियम, जिंक और आयरन तीनों चीज़ें लेनी होती हैं। तो अब जो फूड सोर्सेज मैं बताऊंगी उनमें ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मतलब आपको सप्लीमेंटल फॉर्म में नहीं लेनी पड़ेंगी। उसके अलावा सी फूड आप देखें जो हमारे अवेलेबल है, विंटर्स में तो हम खाते हैं लेकिन समर्स में भी खाएं, क्योंकि सी फूड में बहुत ज़्यादा सेलेनियम है, जिंक है और आयरन लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए मीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीट के जो लीन जो होते हैं सोर्सेज, बिकॉज लीन सोर्सेज लेना इसलिए ज़रूरी है जिसमें फ़ैट कम हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हाइपोथायरॉयड के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो आपने लीन प्रोटीन की तरफ जाने, यानी जिसमें फ़ैट के कट्स कम है, यानी चर्बी उसके ऊपर ऑलरेडी ज़रा कम है, वो सोर्सेज आप लें, वो बड़े अच्छे होते हैं, जिसमें डिफरेंट हो सकते हैं, बीफ भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है, लेकिन उसके कट्स आपने ज़रा माइंडफुली चूज़ करने जिसमें फ़ैट कट्स कम हो। और उसके अलावा फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है। कुछ लोग इस तरह के जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, जो सी के करीब हैं, उनको सी वीड बड़ी रेडिली अवेलेबल होती है। कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं जो सी वीड स्नैक्स भी, क्योंकि हेल्दी ऑल्टरनेटिव है स्नैक्स का, तो सी वीड बहुत अच्छा सोर्स है, आयोडीन आपको मिल जाती है उससे, और इसमें भी जो थायराइड के सिम्टम्स हैं वो बहुत कम होते हैं। उसके अलावा एग बड़ा अच्छा सोर्स है। और ओवरऑल अगर बात की जाए थायराइड की, तो एक वेल बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ आप बहुत ज़्यादा लेने लग जाएंगे तो थायराइड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैंने बहुत सारी बच्चियों को परेशान देखा है ना, पता चला कि हाइपोथायराइड है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, उस वेट को कंट्रोल करना, मतलब आपका नॉर्मली वेट बढ़ा होना तो अच्छा, आप डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, आप वॉक एक्सरसाइज कर लेते हैं, यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। तो आपकी डाइट से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि डाइट का बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं? डाइट का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फिजिकल एक्सर्शन एक्टिविटी का भी बहुत रोल है। उसमें ये होता है कि जो लोग थायराइड के पेशेंट्स हैं उनको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है। जनरली आप 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक लेते हैं तो दैट इज़ एम्पल, लेकिन जब इस तरह थायराइड के पेशेंट्स होते हैं तो हम उन्हें फिजिकल एक्सर्शन थोड़ी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक बॉडी में एक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो आई होती है। प्लस अगर सिर्फ डाइट अलोन कैन नॉट हेल्प, आपको मेडिकेशन की भी साथ ज़रूरत है, मेडिसिन ही रेगुलेट करेंगी, बिकॉज ये हार्मोनल शिफ्ट है, हार्मोन्स को आप कंप्लीटली डाइट के थ्रू नहीं चेंज कर सकते। डाइट कैन हेल्प एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, वो हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर बात की जाए अकेली डाइट आपको क्योर कर देगी, अकेली कोई इस तरह की हर्ब है जो आपको क्योर कर देगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगेन जो लोग बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं उनके लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के लिए जनरली क्या होता है कि लोग क्रैश डाइट्स करते हैं और वो पतले हो जाते हैं, लेकिन थायराइड का पेशेंट क्रैश डाइट नहीं कर सकता किसी भी फॉर्म की। अच्छा, इसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, डाइट्स हम नॉर्मली देखेंगे लड़कियां फॉलो करती हैं, फॉर द टाइम बिंग वो पतली भी होती हैं, रिजल्ट्स भी नज़र आते हैं और इतना कोई खास हेल्थ पे भी इम्पैक्ट नहीं होता, स्पेशली व्हेन दे आर यंग। ऑल्दो लेटर ऑन मसले आते हैं, लेकिन
थायराइड के पेशेंट्स में अगर देखा जाए, चाहे किसी भी एज में हैं, अगर आप क्रैश डाइट करते हैं तो आपकी बॉडी पे बहुत बुरा इंपैक्ट आ सकता है। उसमें ये हो सकता है कि आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपकी स्किन पे परमानेंट चेंजेस आ जाएं और इतनी ड्राई फ्लेकी हो जाए कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर रिहाइड्रेट करना। उसके अलावा ये होता है कि इतना फटीग्ड आप फील करें कि आप फेंट भी हो सकते हैं एट टाइम्स, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, प्लस आपका IBS पे ट्रिगर हो जाता है। तो उसमें वेल बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। जो डाइट्स हैं जैसा कैबेज डाइट है, या फिर नॉर्मली हम बनाना डाइट ले लेते हैं, या कोई एक सिंगल फ्रूट या सिंगल वेजिटेबल की डाइट, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बल्कि जो कैबेज और जो कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ये सब वेजिटेबल्स यानी कि फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ये सब रिकमेंडेड होता है कि आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में कंज्यूम नहीं करनी। अच्छा। दो एक नॉर्मल रेंज में आप लेंगे, उससे आपकी बॉडी को इस तरह से इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको लेने लग जाते हैं तो फिर ये आपके थायराइड के साथ प्रॉब्लम कर सकता है। इसी तरह अगर बात की जाए डाइट की, तो नॉर्मली तो हम लोग जिस तरह नॉर्मल खाना खाते हैं, आपको एक डाइट प्लान फॉर्मुलेट करके देते हैं, आपने वही कंज्यूम करना है। कोई भी ज़िंदगी से चीज़ प्लस या माइनस नहीं करनी, वही नॉर्मल डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के सोर्सेज थोड़े लीन हो जाएंगे, जिस तरह चिकन मटन बीफ होगा लेकिन वो थोड़े फैट कट्स कम होंगे। इसी तरह ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जब मेडिसिन लेनी है तो हमने कोशिश करनी है कि वो एम्प्टी स्टमक लें। एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स का गैप होना चाहिए फूड और मेडिसिन का। और दूसरी बात है, मेडिसिन लेने के 4 घंटे तक आपने कैल्शियम या आयरन की कोई भी चीज़, कोई भी सोर्स नहीं लेना। अच्छा। बिकॉज वो आपकी मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन को बहुत कम कर देता है। ये खास तौर पर थायराइड के पेशेंट के लिए मैसेज है जी। अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो आयरन, कैल्शियम, जो भी आपकी डॉक्टर ने आपको 7 सप्लीमेंट्स लिख के दिए हैं, वो आपने उसके साथ नहीं कम से कम लेने। कंज्यूम करनी है। कुछ लोग ये करते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा फोक्स प्रैक्टिस है, बहुत अरसे से चलती आ रही है कि हमारे पेरेंट्स सजेस्ट करते होते हैं कि आप कैल्शियम जो है यानी कि दूध के साथ आप दवाई लें। तो दूध के साथ दवाई बिल्कुल भी नहीं लेनी। कैल्शियम और आयरन के सोर्सेज इसीलिए मना किए जाते हैं बिकॉज ये उसकी एफिकेसी को कम कर देते हैं। जो ऑलरेडी थायराइड की मेडिसिन होती हैं उसकी एफिकेसी बहुत कम हो जाती है, तो फ़ायदा नहीं होता। अक्सर इस तरह के पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमें मेडिसिन का फ़र्क नहीं पड़ा, या डोजेज शायद ऑप्टिमम नहीं है, या शायद हमारा थायराइड कंट्रोल नहीं है। वेरेज ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं फूड आइटम जिस तरह की होती हैं जो वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो 4 घंटे का ऑप्टिमम गैप लेना है जिसमें आपने दूध नहीं लेना, आपने चाय नहीं लेनी, या दूध से बनी हुई यानी मिल्क शेक नहीं लेना, लस्सी नहीं लेनी, ये सब चीज़ें, दही नहीं कंज्यूम करना। अच्छा ईशल, अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, वीकनेस आजकल हो जाती है, लेथार्जिक होते हैं, आप अक्सर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं जी मैं थका हुआ रहता हूँ, डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन लिख देते हैं, आयरन सप्लीमेंट लिख देते हैं। ये जो आयरन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन है, विटामिन डी की मेडिसिन हम ले रहे हो, तो इसका बेस्ट टाइम कौन सा है? खाने के बाद, खाने से पहले, दूध के साथ? मतलब बड़े ये कहते हैं ना, मैं ये वाली दवाई ताकत की दवाई है, दूध के साथ ले लो। तो इसका बेस्ट टाइम, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी अक्सर दे रहे होते हैं और वो टाइमिंग क्योंकि गलत होती है, खाने के साथ आपने दे दी तो प्रॉब्लम कर रही होती है। मुझे बेस्ट टाइमिंग बता दें। बेस्ट टाइम है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। उसमें डिपेंड करता है, अगर आपके बच्चे ने फॉर एग्जांपल बच्चों की अगर बात की जाए आयरन सप्लीमेंट की, तो उन्हें दूध के साथ नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये कि अगर आपने दूध लिए तो कम से कम 2 आवर्स का सेफ कैप आप ले लें। नाश्ते के भी थोड़ी देर बाद एम्प्टी स्टमक नहीं लेना बिकॉज वो ट्रिगर कर सकता है आपके स्टमक के प्रॉब्लम्स को। तो आपने विटामिन डी स्पेसिफिकली, अच्छा डिफरेंट का डिफरेंट है। अब विटामिन डी है, अगर आप बच्चों को देते हैं, हमें नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिलती, बड़ों को भी नहीं मिलती, तो उसमें ये कि दूध के साथ कंज्यूम करना ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंट है, और विटामिन डी। और उसके अलावा सबसे अच्छा ये होगा कि अगर आप 1 ग्लास या आधा ग्लास दूध के अंदर वो इंजेक्शन या कैप्सूल उसके साथ लेते तो वो एफिकेसी को मल्टीप्लाई कर देगा बहुत ज़्यादा दफ़ा, बिकॉज विटामिन डी के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर बात की जाए किसी कोई बच्चा आयरन डेफिशिएंट है, यानी कि या बड़े भी आयरन डेफिशिएंट हैं, बाल गिर रहे हैं, आपको फटीग फील कर रहे हैं, आपको एनीमिया हो गया, आपकी स्किन कलर पेल हो गया, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, तो उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि एक तो आपने नाश्ते से थोड़ा गैप लेके, लेकिन आपने चाय और कॉफ़ी, दूध उसके साथ नहीं पीना, मिल्क शेक नहीं लेना, दूध नहीं लेना, डेयरी प्रोडक्ट्स क्विट कर देने उसके साथ। इसी तरह ही बाकी मल्टीविटामिन्स भी हैं, क्योंकि उसमें ट्रेसेस ऑफ मल्टीविटामिन्स में आयरन, कैल्शियम हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, इसलिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि फर्स्ट हाफ में लें, नाश्ते और लंच के दरमियान में थोड़ा सा गैप दे के, ताकि खाना उसके साथ उसको प्रॉब्लम ना करे। क्योंकि एट टाइम्स हमें नहीं याद रहता, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, हमें नहीं याद कि विटामिन डी दूध के साथ लेनी है या आयरन नहीं लेनी, तो आप कोशिश करें एक सेफ गैप रखें दोनों मील्स के दरमियान। अच्छा, अब 2-3 मेडिसिन है, एक आयरन की है, एक कोई विटामिन सप्लीमेंट है, आपको दोनों में डिफरेंट
टाइम लेकर आना है, मतलब दोनों में आयरन की मेडिसिन आपको किसी मेडिसिन के साथ नहीं लेनी? बिल्कुल। अच्छा, आयरन की मेडिसिन हमने नहीं लेनी। अच्छा, ये भी होता है कि मल्टीविटामिन जब हम ले रहे होते हैं ना तो दो तीन इकट्ठी खा लेते हैं, वो इकट्ठी ले लेते हैं। और हम लोग ये भी कर रहे होते हैं कि आयरन कैल्शियम भी इकट्ठी लेते हैं। बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन को मैंने देखा है जो कि आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट इकट्ठे लेती हैं और लेती भी दूध के साथ है। तो वो तीनों चीज़ें जंबल अप होकर किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। तो ये करना है आपने कि अगर आपने लेट्स से कि फर्स्ट हाफ में आपने आयरन सप्लीमेंट ले लिया है तो और साथ में आपने दूध नहीं लेना। कैल्शियम सप्लीमेंट जब आप लेंगे जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया या विटामिन डी का लेंगे, जनरली हम विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट या विटामिन सी का इकट्ठा दे रहे होते हैं बिकॉज इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो वो आपने डिफरेंट टाइम पे लेना है। कम से कम आप 2 से 3 घंटों का गैप रखें या ऑप्टिमम गैप 4 to 6 आवर्स भी हो सकता है। फर्स्ट हाफ में इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि शाम या रात से पहले पहले आप ले लें, लेकिन आपने टाइमिंग्स को डिफाइन करनी है। इकट्ठे बहुत सारी मेडिसिन या इकट्ठे बहुत सारे सप्लीमेंट्स वैसे रिकमेंडेड भी नहीं होते क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, तो आप मल्टीविटामिन लें। अगर आप डिफरेंट मेडिसिन ले लें तो आप कोशिश करें गैप्स उसमें लाजमी है। चलें जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नीशल साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन ये होती है हाइपरथायरिज्म वाली, जिसमें आपका वेट बहुत जल्दी गिर जाता है। जो कोई भी आपको देखता हो, भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। और उसमें वाकई आप वीकनेस के साथ साथ, कमज़ोरी के साथ साथ, वेट गिरने के साथ आप बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं, रंग आपका डिफरेंट हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में ऑब्वियसली वो जब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो 1-1.5 महीने में वेट आपका दोबारा से गेन होना शुरू हो जाता है। डाइट का क्या रोल होता है? डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज इस कंडीशन में क्या होता है कि डायरिया बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। डायरिया ट्रिगर होने की वजह से क्या होता है कि रैपिड वेट लॉस हो रहा होता है। आपके जो गैस्ट्रिक डिलेइंग है वो नहीं होती, आपकी बहुत जल्दी डेफिकेशन हो जाती है बॉडी से, यानी फूड आपने कंज्यूम किया और साथ ही उसने आपको गुडनेस नहीं दी, कोई बेनिफिट्स नहीं दिया और आपकी बॉडी से डेफिकेट हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में ये होता है कि हमने सरप्लस कैलोरीज लेनी होती है। मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सरप्लस कैलोरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप पहले थोड़ा खा रहे हैं, लेट से आप 1500 किलो कैल ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप 2000 या 2500 किलो कैल लेंगे बिकॉज आपको पता है कि आपकी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। आपने सरप्लस कैलोरीज लेनी है उसको कॉम्बैट करने के लिए। और इस तरह की कंडीशन में डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा निकलती हैं बिकॉज आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करने दे रही है आपकी बॉडी उस चीज़ को पर्टिकुलर को। तो फिर इसमें मल्टीविटामिन सप्लीमेंटल सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट होती है, अगेन विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस। एंड डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक ये चीज़ है कि आपने प्रोटीन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज हमारी एक स्केलेटन लाइक अपीयरेंस आने लग जाती है। हमारी आप देखें नॉर्मली जो यूथफुल स्किन होती है ना, उसकी इंडिकेशन ये होती है कि उस पर थोड़ा सा फैट होगा, थोड़ी सी प्लम्प्ड होगी और वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन इस तरह की कंडीशन में ये होती है कि प्री मैच्योर एजिंग होने लग जाती है बिकॉज जब बॉडी में फैट ही नहीं है तो हमारी बॉडी स्किन को छोड़ देती है और वो रिंकल्ड अपीयरेंस आने लग जाती है। ऐसी कंडीशन में आपने प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेनी है। उसमें एक अंडे बहुत अच्छा फॉर्म है, एक तो लीन है तो वो बहुत अच्छा है, अंडे की योग बहुत अच्छी है, इस तरह की कंडीशन में वो लाजमी आपने लेनी है। उसके अलावा नट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अब नट्स में डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, उसमें पीनट्स हो सकते हैं यानी मूंगफली हो सकती है, उसमें अखरोट हो सकते हैं, बादाम हो सकते हैं, काजू हो सकते हैं, पिस्ते भी हो सकते हैं। और ये नहीं सोचना कि विंटर्स की ही सिर्फ चीज़ है, हमने समर्स में भी लेने हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं उसकी एफिकेसी को भी बढ़ा देगा। नट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जिंक का बड़ा अच्छा पोर्शन है जो कि थायराइड के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। अगेन फिर प्रोटीन की फॉर्म बात की जाए तो प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंडे तो ले लिए। उसके अलावा चिकन, मटन और बीफ और फ़िश को स्पेसिफिकली ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, सी फूड को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इसके अंदर अगेन वो वाले विटामिन और मिनरल ज़्यादा मौजूद हैं जो कि हाइपरथायरॉयड के पेशेंट को रिक्वायर्ड है। उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना बिल्कुल भी, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारी डाइट्स का मेजर पार्ट बन गया है सॉसेजेस, नगेट्स, सलामी, मोटेडेला स्लाइसेस हमने मॉडर्नाइज कर दिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को, रेडिली अवेलेबल होती हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को स्पेसिफिकली मना किया जाता है कि प्रोसेस चीज़ों के पास नहीं आपने जाना, वो आपने डेली रूटीन में नहीं खानी। समटाइम्स इट्स ऑल राइट बट डेली बेसिस पे नहीं खानी। फिजी ड्रिंक्स या शुगरी ड्रिंक्स जो हैं, ऑल्दो इनका वेट कम हो रहा है लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा कंज्यूम की जाएंगी या फिर शुगर बेस्ड आइसक्रीम्स या चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं कंज्यूम करनी बिकॉज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी एलिवेट हो सकते हैं। तो और उसके अलावा बहुत ज़्यादा फैटी या फ्राइड और स्पाइसी फूड भी नहीं खाना। तो मतलब हर चीज़ जो हम नॉर्मली खाते हैं वो खानी है लेकिन जो चीज़ एक लिमिट को एक्सीड कर जाएगी वो नहीं लेनी। और हाइपरथायरॉयड के पेशेंट्स को आयोडीन रिकमेंडेड नहीं होती बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा आयोडीन लेके अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना बिकॉज वो भी आपके बॉडी में इरेगुलरिटीज़ कॉज कर सकती है। उसके अलावा होल ग्रेन्स खाएं,
और कोशिश करें जब डायरिया बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम में होल ग्रेन्स ना खाएं। तो उसमें ये है कि आपने वाइट ब्रेड लेनी है, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप बनाना का इस्तेमाल करें, आपके डायरिया के सिम्टम्स को फ़ौरन से रिलीफ देता है ये। और एप्पल सॉस यानी एप्पल को ग्रेट करके आप खा सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइबर उस वक्त नहीं लेना जब डायरिया बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, उनको अगर आप नोटिस में रखेंगे तो डाइट भी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी। कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, अगेन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं लेनी, ग्रीन पत्तों वाली वेजिटेबल, वाली, और उसके अलावा ये अनकुक्ड नहीं लेनी, कुक्ड फॉर्म में लेनी है। ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एक चीज़ हो जाती है थायराइड के पेशेंट्स में कि अनकुक्ड और रॉ वेजिटेबल्स को थोड़ा सा माइंडफुल होकर खाना है। स्पेसिफिकली ये जो 3 वेजिटेबल्स मैंने बताई हैं, और सोया बीन्स या सोया प्रोटीन या सोया सॉस और इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो मेडिसिन के साथ नहीं लेनी, और दही भी मेडिसिन के साथ नहीं लेना। ठीक है। मुझे एक और चीज़, क्योंकि अभी डॉक्टर जावेद हमारे साथ, उन्होंने कहा बच्चों की ग्रोथ भी डिपेंड कर रही होती है, बच्चों में भी थायराइड हो सकता है। सो अगर किसी के बच्चे को थायराइड है तो उसको उसका ट्रीटमेंट या फिर ट्रीटमेंट के साथ जो हम डाइट कह रहे होते हैं, बच्चों में डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना है? अच्छा, बच्चों में जनरली इसीलिए ज़्यादा ख्याल रखा जाता है बिकॉज उनकी बोन्स फ्यूज़ हो रही होती है, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, और ये डेफिनेटली ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी के ठंडा गर्म लगना, इन सब चीज़ों को बहुत ऑल्टर कर रहा होता है। तो अगर बच्चों में है तो आपने उनकी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उनकी डाइट में, क्योंकि उनकी डाइट का एक मेजर रोल कैल्शियम भी होना चाहिए, और इसकी मेडिसिन के साथ कैल्शियम नहीं ले सकते। तो आपने टाइमिंग्स देख लेनी है, जब उनको मेडिसिन दे रहे हैं सुबह के टाइम, उसके अलावा दिन में आप कोशिश करें उन्हें दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, और इस तरह की चीज़ें जो डेयरी रिच है, जो कैल्शियम रिच है चीज़ें, वो ज़्यादा दें। और बच्चों में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बोन ब्रॉथ। तो आपने उन्हें हड्डियों का जो ब्रॉथ होता है, कोशिश करें बीफ और मटन का हो, और वो सिमर्ड हो, स्लोली कुक्ड हो, उसके ऊपर से फैट रिमूव करके आप वो बच्चों को लाजमी दें। क्यूब फॉर्म में भी दे सकते हैं, जेलेटिन उसका अच्छा खासा होता है उसके अंदर, तो वो क्यूब में भी आ जाता है। किसी ना किसी फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाएं, बिकॉज बच्चों को उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इफ़ नीडेड सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट आप करा सकते हैं, गमीज़ भी दे सकते हैं उन्हें। तो बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज ये उनकी बिल्डिंग एज है, इसमें हाइट की ग्रोथ भी रुक सकती है, इसमें और बॉडी की चीज़ें सीज हो सकती हैं जो कि इस एज में उन्हें रिक्वायर्ड हैं। तो उनकी डाइट में ज़रा ज़्यादा उस तरह से फोकस करना है। ठीक है। नट्स बच्चों के लिए क्या ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए नट्स। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं एलर्जिक होते हैं, तो वो आप उनको पीनट एलर्जी ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, तो आप लाजमी टेस्ट कर लें, बिकॉज बच्चों ने उस पर्टिकुलर एज तक हर नट और हर फ्रूट नहीं खाया होता। तो लेकिन जो सेफ़ हैं, अगर कैशूज़ की बात की जाए, बादाम हैं, वो आप कोशिश करें कि पील करके, सोक करके, ओवरनाइट उन्हें पील करके बच्चों को दें, डेली बेसिस पे इंट्रोड्यूस करवाएं। मेडिसिन से थोड़ा सा हट के, ब्लड से 4 घंटों के बाद आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके अलावा ये कि कोई भी नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, वो दिन में एक बहुत ज़रूरी है वैसे ही ब्रेन ग्रोथ के लिए बच्चों की, लेकिन इस सिचुएशन में और ज़्यादा ज़रूरत है जिंक बेस्ड ज़्यादा चीज़ें देनी है। और उसके अलावा जैसे चिक पीज़ हैं, यानी चने हैं, या दालें हैं, या मसर हैं, लेट से काले चने हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, आपके बच्चे नॉर्मली सालन की फॉर्म में खा लेते हैं, या आप उसे पाउडर में कन्वर्ट करके, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके पाउडर में कन्वर्ट करके, किसी भी फॉर्म में आप उनको दे सकते हैं। मतलब थोड़ी फॉर्म ऑल्टर कर ले, लेकिन दालें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है, और लीन फॉर्म्स हैं। तो ये सब आपने हर चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है। अगेन बच्चों में ये है कि सी फूड जनरली बच्चे इस तरह लाइक नहीं करते, मतलब प्रॉन्स वगैरह लाइक करते हैं, लेकिन ओवरली फ्राइड होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है उन्हें हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट करें। फिश एंड चिप्स बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, एयर फ्राई करके वो दें, बिकॉज अगेन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लीन प्रोटीन्स को कंज्यूम करना। और प्रोटीन्स इस तरह नहीं करना कि बच्चे एट टाइम्स प्रोटीन स्किप कर रहे होते हैं। इन बच्चों में हम रिकमेंड करते हैं कि बिल्कुल भी प्रोटीन आपने स्किप नहीं करनी, कार्बोहाइड्रेट स्किप नहीं करने, कोई भी तरह की फॉर्म जो बच्चे नखरे करते हैं वो नहीं स्किप कर सकते। आप उसकी फॉर्म ऑल्टर कर दें, उसका कलर चेंज कर दें, उसकी अपीयरेंस चेंज कर दें। जैसे फन नगेट्स होते हैं, आप लाजमी नहीं चिकन नगेट्स या फिश नगेट्स भी बना सकते हैं, आप मटन की भी बना सकते हैं, और उसको कोई डिफरेंट सी शेप दे दें, जैसे सर्कल, स्क्वायर, कोई किसी ड्रैगन की डिफरेंट कुकी कटर्स होते हैं, उससे शेप्स दे के आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि उन्हें एक तो फोमो भी ना हो कि हम मिस आउट करें किसी चीज़ पे, और उन्हें हेल्दी ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस होते रहे उनकी डाइट में। चलें जी, बच्चों में, बड़ों में डाइट का रोल क्या है? अगर कोई थायराइड का पेशेंट है तो उसको अपनी डाइट मैनेज कैसे करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो किस टाइम पे लेनी है, दूध के साथ कंज्यूम करनी है, नहीं करनी, आयरन लेने का बेहतरीन टाइम क्या है? ये तमाम चीज़ें हमने आज के शो में डिस्कस कर ली हैं। वी होप, लेकिन आप डाइट जो भी ले रहे हैं ना, आपको डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों सूरतों में अगर आपको लग रहा है कि अच्छा आपकी डाइट से भी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल से डाइटिशियन का रोल भी इसमें बहुत अहम है। आप उसको भी स्किप मत करें। लाजमी तौर पर आप किसी अच्छे डाइटिशियन से भी रब्ता कर रहे हैं जो कि आपका डाइट प्लान जो है वो फॉलो करता रहे। हो सकता है आपको आपकी डाइट में ही कोई चीज़, अभी जैसे आपने कहा कि अगर तो डायरिया बहुत ज़्यादा है तो हम रोटी हर रोज़ खाते चले जा रहे हैं, मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है।
है। अच्छा, ये जो बाहर की बेकरी आइटम्स और ये वाली चीज़ें हम रूटीन में अक्सर खा रहे होते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम कर रही होती ये है? डेफिनेटली प्रॉब्लम करती है। अच्छा, नॉर्मली भी इंसान को डायरिया ट्रिगर कर देती है, तो हाइपरथायरॉइड या हाइपोथायरॉइड के पेशेंट्स में तो ये डेफिनेटली ज़्यादा करेगा। अच्छा, दोनों थायरॉइड्स क्योंकि इतने डिफरेंट हैं और उनमें थोड़ी इंटरवेंशंस भी डिफरेंट हैं, तो इसीलिए हम रिकमेंड ये करते हैं कि प्रोसेस चीज़ें, जो इस तरह की मीठी चीज़ें, बेकरी आइटम्स, ये बहुत लिमिट कर दें, शुगरी ड्रिंक्स लिमिट कर दें, और ये सब चीज़ें जो हम लोगों को रेडिली अवेलेबल हैं आप कोशिश करें बना लें, बिकॉज एट टाइम्स आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं पता होते, एट टाइम्स फैट नज़र नहीं आ रहा होता विजिबली, लेकिन उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। जैसा नान खताई की बात की जाए तो वो होती ही बटर में बनती हैं, तो हमें एट टाइम्स हिडन फैट, हिडन सॉल्ट होता है, हिडन शुगर्स होती हैं, तो वो आपने अवॉइड करनी है, कोशिश करें। और जिस तरह बेकरी आइटम्स हैं वो तो हैं ही मेरली शुगर एंड वाइट फ्लावर, तो वो ट्रिगर करेगा बहुत ज़्यादा आपके सिम्टम्स को, तो उन्हें आप कंप्लीटली अवॉइड करें। समटाइम्स इट्स ऑलराइट, ऑब्वियसली क्रेविंग्स के लिए आपको खाना पड़ता है, एंड यू नो सोशलाइज करने के लिए भी, लेकिन डेली बेसिस पे दैट्स नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, आजकल का जो मौसम है, बहुत सारे लोग मशरूबात ले लेते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये विटामिन सी जिन फ्रूट्स में होता है, ये क्या प्रॉब्लम करता है थायराइड के पेशेंट के लिए? अच्छा, विटामिन सी कोई भी इंसान होगा उसको लेट नाइट प्रॉब्लम करेगा। विटामिन सी वैसे इस सेफ रेंजेस में, लेट्स से ऑप्टिमम रेंज में आप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे, एक लेमनेड का ग्लास आपको ट्रिगर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लेट नाइट उसको ले रहे हैं तो वही आपके गट इश्यूज़ को ट्रबल करेगा। लेट नाइट कोई भी विटामिन सी इनरिच्ड, जिस तरह ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, उसके अलावा बहुत ज़्यादा आप लेमन जूस या लेमन से बनी हुई कोई भी चीज़ ले लेते हैं तो वो आपके गट को ट्रिगर करेगा, गट इश्यूज़ को। तो उसमें ये कि आपने फर्स्ट हाफ में लेना है विटामिन सी, ये आपने लेटर ऑन नहीं लेना। लेटर ऑन ये होता है कि हाँ, गर्म दूध आप ले सकते हैं, और किशमिश के साथ ले तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। जिनको नींद नहीं आती, अगर वो रेजिन्स की कोई भी फॉर्म, किशमिश की कोई भी फॉर्म ले ले गर्म दूध के साथ, तो उनको नींद बहुत अच्छी आती है। इसी तरह ही इसके और भी बड़े बेनिफिट्स हैं, सब मेल सेक्सुअल हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं किशमिश और गर्म दूध के। उसके फर्टिलिटी इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व करता है, नींद ना आना, हेल्थ का डाउन हो जाना, वेट का बड़ा रैपिडली कम होना, मसल मैस कम होना, इन सबको हेल्प कर रहा होता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिन में हम ले सकते हैं, रात में नहीं ले सकते, और बहुत सारी इस तरह की जो रात में ले सकते हैं, दिन में नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ें आपने, यानी टाइमिंग भी आपकी मैटर कर रही होती है। आजकल डिहाइड्रेशन बहुत सारे लोगों को हो रही है, मुख्तलिफ पेशेंट हैं, हम लस्सी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बार बार कहा जा रहा है, घर में मशरूबात बना लेते हैं, तो इनका इस्तेमाल कब, अब जैसे आप कह रही हैं रात को तो इसका आपने इस्तेमाल नहीं करना नींबू पानी का, तो बेस्ट यूज़ क्या है अगर हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ऑब्वियसली स्वेटिंग हो रही है, आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, मैनेज कैसे करना है इसको? अच्छा, पानी का इस्तेमाल, जैसे आपने एक इलेक्ट्रोलाइट्स वर्ड यूज़ किया और एक पानी, दोनों चीज़ों में फ़र्क किया है कि पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, तो हमें एट टाइम सिर्फ पानी नहीं रिक्वायर्ड होता, इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि इन गर्मियों में स्पेसिफिकली, अच्छा मैं बहुत सारे लोगों से जब पूछती हूँ आपकी पानी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या पानी आप कितना पीते हैं, तो वो कहते हैं हम बहुत पानी पीते हैं, लेकिन जब ब्रेक डाउन करवाने लगती हूँ ना तो इतना कम पानी पी रहे होते हैं, सिर्फ सर्वाइव कर रहे होते हैं पानी पे। तो वो अब मुझे इतना आइडिया हो गया कि अगर किसी ने मुझे कहा है कि हम वेल हाइड्रेटेड हैं और हम बहुत पानी पी रहे हैं, दैट सर्टनली मीन्स कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया। तो उसमें ये कि एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली पानी होता है। सो इस तरह नहीं होता कि अगर एक 80 kg का है और वो 6 ग्लास पानी पी रहा है तो वो सरप्लस नहीं है, और ये भी नहीं है कि 40 kg वाला 12 ग्लास पानी पी रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा है। सो आपने पानी का अपने कैलकुलेटर्स डिफरेंट ऑनलाइन भी होते हैं, नहीं तो अपने डाइटिशियन से पूछते हैं, नहीं तो डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल होते हैं किस वेट के लिए कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, पहले तो वो लें। दूसरी बात है इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी है, यानी चीनी और नमक का थोड़ा बहुत कंटेंट पानी में होना इंपॉर्टेंट है इस मौसम में, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरह से रिटेन नहीं करती पानी को, और पानी हमारी बॉडी से हाइपोनेट्रीमिया के फॉर्म में निकल जाते हैं, यानी नाइट्रेट्स भी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं जो कि ज़रूरी है, जो कि नमक में मौजूद होते हैं। तो थोड़ा सा चीनी और नमक का इस्तेमाल, लेकिन अगर आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव नहीं है तो आप इस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में कर सकते हैं। उसके अलावा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके आपने जूसेस के बजाय उनके आपने स्मूदीज़ बना के यूज़ करने हैं, उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट का कंटेंट भी डाल सकते हैं, अगेन अगर आपको ब्लड प्रेशर इश्यूज़ नहीं है, और आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, या फिर चीनी की हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स यानी हनी डाल सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर थोड़ा बहुत जैगरी यानी गुड़ डाल सकते हैं, या स्टीविया ले सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो वेट लॉस फ्रेंडली चाह रहे हैं कोई स्मूदी ऑप्शंस, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपने एक सिंगल फ्रूट लेना है एट वंस, जिस तरह लेट्स से मैंगो भी है या पीच है तो एक पीच लें, उसकी आपने पील नहीं रिमूव करनी है, आप उसको पानी के अंदर डाल के आप उसको ब्लेंड कर लें अच्छे से। जब वो ब्लेंड हो जाता है तो उसके अंदर ऑलरेडी शुगर का कंटेंट भी है, थोड़ा सा सॉल्ट आप ऐड भी कर सकते हैं, थायराइड के पेशेंट जो हैं वो आयोडाइज सॉल्ट भी ऐड कर
सकते हैं, और या रॉक सॉल्ट जो काला नमक जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो वो आप कंज्यूम करके डेली बेसिस पे अगर आप 1 ग्लास ही लेट से एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं तो वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है, आपकी बॉडी को रिफ्रेश करता है। और जो हम देखते हैं अक्सर बहुत ज़्यादा हम लॉस्ट फीलिंग होती है, हमें समझ नहीं आ रही, अनकॉन्शियस हो रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती, कंफ्यूज स्टेट में होते हैं और हम उस तरह से ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पाते। वो इस वजह से होता है कि हम डिहाइड्रेटेड होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में एम्पल होंगे तो हम बहुत ज़्यादा फोकस में भी बेटर हो सकते हैं। ग्रेट, चलिए जी, ये हम अक्सर जो है वो गलतियां कर रहे होते हैं। अच्छा, वो जूसेस वगैरह जो आप बाहर दुकानों से ले रहे होते हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ें अगर आप घर में बना लेंगे, क्योंकि उनमें शुगर चीनी जो है वो इस तरह भर भर के डाली जाती है, वो बजाय उसका कि आपको फ़ायदा दे उल्टा नुकसान दे रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप घर में बना लेंगे, पानी भी साफ़ सुथरा आपके सामने होगा और आपको उन चीज़ों का फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच ईशा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।